नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अपने तमाम दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं आपके खुद के ही पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी उन तमाम बातों की जानकारी देते हैं जिससे जानने के बाद आप पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त बन सके। दोस्तों, आज की कड़ी में हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देंगे जिससे आजकल अधिकांश लोग ग्रसित हैं और वो बीमारी है हेपेटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर ये बीमारी दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। ऐसे तो इसकी और कई सारी वजहें ही हैं, लेकिन फिर भी अगर एक सबसे खास और प्रमुख वजह की बात की जाए तो वो अस्वच्छता ही है। तो आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में, ताकि आप इस बीमारी को अपने से कोसों दूर भगा सके। आज के दौर में भौतिकवादी सोच और आराम पसंद जीने की चाह ने कई रोगों को जन्म दिया है। अब उम्र से पहले ही कई लोग पेट से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में हेपेटाइटिस की चर्चा जोरों पर है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। अगर किसी भी वजह से लिवर में सूजन होती है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर में सूजन यानी हेपेटाइटिस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अगर किसी व्यक्ति को अचानक भूख कम लगने लगे और पैरों में सूजन हो तो फौरन ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। हेपेटाइटिस दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण हैं कि अचानक अगर किसी को भूख कम लगनी शुरू होती है या उल्टी करने की इच्छा होती है, उल्टी होती है, पेट में दर्द का होना, लूज मोशन का होना और यूरिन कलर का येलो हो जाना, ये सारे एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है और कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करता है, लाइक पेट में कफ फूल जाना, पैरों में सूजन, मुंह से खून की उल्टी, काला पैखाना का होना या फिर पेशेंट का बेहोशी वाली स्थिति में आना। हेपेटाइटिस का खतरा दूषित जल और अल्कोहल से होता है। कई मामलों में ओबेसिटी को भी हेपेटाइटिस का कारण माना गया है। हेपेटाइटिस मुख्यतः दो कारण से होते हैं, एक इन्फेक्शियस कॉज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज मूलतः वायरल कॉज होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस ई के चलते एक्यूट हेपेटाइटिस होती है। क्रॉनिक इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज अल्कोहल के चलते हो सकते हैं या फिर कई बार ओबेसिटी एक कारण होती है जो आजकल जिसकी प्रिवेलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस कंडीशन को हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। हेपेटाइटिस की समस्या ना हो इसके लिए हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साथ ही ब्लड चढ़ाते वक्त सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस से बचाव मुख्यतः इसके कारणों पर निर्भर करता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई का बचाव के मुख्य बिंदु हैं कि साफ पानी और खाने का सेवन करना, खुले में शौच नहीं करना, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। इनसे हेपेटाइटिस ए और ई के बचाव में काफ़ी मदद मिलेगी। हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव किया जा सकता है कि अगर हम लोग असुरक्षित यौन संबंध से न बनाएं या फिर हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित व्यक्तियों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे व्यक्ति में न करें। इनसे हेपेटाइटिस बी और सी से बचा जा सकता है। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि पेट की समस्या को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। जब भी पेट से जुड़ी कोई समस्या हमें होती है तो उसे हम ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और आमतौर पे तो ऐसा माना जाता है कि पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादातर अधेड़ उम्र के लोगों को होती थी। लेकिन अब समय बदला है, जीवन शैली बदली है और उसी के साथ बदली है ये सोच भी।
साथ ही साथ अब पेट दर्द से जुड़ी समस्याएं या यूं कहें पेट से जुड़ी समस्याएं न सिर्फ अधेड़ उम्र के लोगों को बल्कि किसी भी उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है। ऐसे में हेपेटाइटिस होने का खतरा जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं उन तमाम बातों को जिससे इस समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। हेपेटाइटिस का खतरा हर उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। हेपेटाइटिस ए बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए हेपेटाइटिस से बचाव के लिए हर उम्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए मुख्यतः बच्चों और एडोलेसेंट एज ग्रुप में पाया जाता है और हेपेटाइटिस ई एडल्ट्स ग्रुप में कॉमनली मिलते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी सभी एज ग्रुप में कॉमनली मिलते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई बच्चों में मुख्यतः नहीं मिलते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखी हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में हमारी कुछ खास जानकारियां। जाना आपने किस प्रकार ये बीमारी बेहद खतरनाक हो सकती है और कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं। अभी भी बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है ताकि आप इस बीमारी को अपने पास फटकने भी ना दें। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस और किन किन अवस्था में ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो गर्भावस्था के दौरान और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव दिखा सकती है। कह सकते हैं इस अवस्था से गुजरने वाली महिलाओं पे ये आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है, बशर्ते कि हम पहले से ही सतर्क और सचेत ना रहें तो। इससे दर्शकों, हम आपको बताते चले कि किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप पहले से ही सतर्कता और सावधानी रखें। खास तौर पर अगर हम बात करें बारिश के दिनों की, तो बारिश के दिनों में भी हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्यों इस प्रकार के मौसम में इन बीमारियों की तादाद बढ़ जाती है और साथ ही साथ किस प्रकार के एहतियात बरतें ताकि इन बीमारियों को हम अपने से दूर भगा सके। और हम आपको बताएंगे इसके साथ ही कि आखिर क्या है क्रोनिक हेपेटाइटिस। गर्भावस्था का दौर सबसे नाजुक पल माना जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को नियमित चेकअप करवाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी हेपेटाइटिस का खतरा हो सकता है। ऐसे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि जच्चे और बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यतः दो तरह के हेपेटाइटिस हैं जिनसे प्रेग्नेंट महिलाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस ई का खतरा प्रेग्नेंट वुमेन में जानलेवा साबित हो सकता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में फल्मिनेंट हेपेटिक फेलोर होने के चांसेस जहां 1 से 2% तक हैं, वहीं प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी इंसिडेंस 10 to 20% तक पहुंच जाती है। वहीं हेपेटाइटिस बी से अगर प्रेग्नेंट वुमेन ग्रसित हैं तो इससे भी उनमें फल्मिनेंट हेपेटिक फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हेपेटाइटिस बी के वायरस बच्चों में संक्रमित होने का खतरा इससे काफ़ी ज़्यादा होता है अगर गर्भवती महिलाएं हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं तो। जो हेपेटाइटिस ए और ई के बच्चों में संक्रमित होने का खतरा नहीं के बराबर है अगर प्रेग्नेंट वुमेन हेपेटाइटिस ए और ई से ग्रसित हैं तो। लेकिन हेपेटाइटिस बी से अगर प्रेग्नेंट वुमेन पीड़ित हैं तो उससे उनके बच्चों में संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये डिपेंड करता है कि हेपेटाइटिस बी का टाइप क्या है, उसकी सेवेरिटी क्या है और प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में हेपेटाइटिस बी का नंबर क्या है। हेपेटाइटिस का मौसम से भी खास संबंध है। खासकर बारिश के मौसम में दूषित खान-पान और जल का ज्यादा डर बना रहता है। ऐसे में बचाव ही एकमात्र विकल्प है। जो मुख्यतः हेपेटाइटिस ए और ई बरसात के मौसम में ज़्यादातर इसके पेशेंट मिलते हैं जब साफ पानी की समस्या ज़्यादा होती है
इसी समय पेशेंट खुले में शौच करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है कई सारे कारणों से। अन्य मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये दूसरे मौसम में भी मिल सकते हैं। आज के दौर में भारत में अल्कोहल सेवन की मात्रा काफी बढ़ी है। ऐसे में अन्य रोगों के साथ साथ हेपेटाइटिस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अल्कोहल से जितनी दूरी बनी रहे अच्छा है। जो जैसे जैसे समाज में अल्कोहल के लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से अल्कोहल जनित लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संख्या भी बढ़ रही है और अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट कारण आजकल हेपेटाइटिस का होते जा रहा है। कई मरीजों में हेपेटाइटिस की वजह से कैंसर की भी समस्या दिखी है, जिसमें ज्यादातर मरीज हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित पाए गए हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में कैंसर का खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो तब उसमें कॉम्प्लिकेशंस के रूप में कैंसर के खतरे बढ़ सकते हैं। स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित मनुष्य में कैंसर का खतरा समय के साथ बढ़ते जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 6 माह से ज्यादा लीवर में सूजन की समस्या दिखे तो उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चिकित्सा जगत में ये क्रोनिक हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। जब लीवर का सूजन या इन्फ्लामेशन अगर 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करता है, तब वैसी स्थिति को हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल मुख्य कारण हैं जिसे कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन इन सबसे अलग जो आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके इंसिडेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इवन जो पेशेंट अल्कोहल नहीं लेता है और जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी भी नहीं मिलते हैं, तो उनमें भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस के खतरे बढ़ते हैं। स्पेशली जो ओबीज पर्सन हैं, डायबिटिक पर्सन हैं, हाइपरटेंसिव पर्सन हैं, इनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के इंसिडेंस ज़्यादातर मिलते हैं। हमारे समाज में अब लोगों की सोच परंपरावादी ना होकर बाजारवादी होती जा रही है। अब हम हर काम में आराम ढूंढते हैं। ऐसी मानसिकता हमारी बन चुकी है कि काश हमारे पास एक ऐसा रिमोट हो कि बटन दाबते ही सारे काम हो जाए, और ऐसा काफ़ी कुछ हमने संभव भी कर लिया है। लेकिन इन सब में हम खोते जा रहे हैं अपने शारीरिक परिश्रम को, और इस कारण से हमें कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। क्योंकि शारीरिक परिश्रम हमें कुछ देर के लिए थकान तो देता है, लेकिन वो लंबे समय तक सेहत की गारंटी भी देता है। अगर हम बात करें अब के समय में भी गांव की, तो गांव के बुजुर्ग अभी भी इतनी मेहनत करते हैं जितनी शायद हम युवा भी ना कर पाए, और यही कारण है उनके चिर युवा और तंदुरुस्त होने का। तो आइए एक बार फिर से लौटते हैं अपने जड़ों की ओर, एक बार फिर से जानते हैं उन पुरानी बातों को जिसमें छुपी है तंदुरुस्ती की जड़ें, और साथ ही साथ कि आखिर क्यों हेपेटाइटिस खतरनाक होता जा रहा है। खराब जीवन शैली, जिसमें ना ही दैनिक क्रियाएं संतुलित है और ना ही खान पान संतुलित हो, तो हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जिनसे हेपेटाइटिस स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल स्पेशली सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले ग्रुप्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ साथ लीवर, फैटी लिवर और उसके कॉम्प्लिकेशंस लाइक फैटी लिवर रिलेटेड स्टेटोहेपेटाइटिस और इवन लीवर सिरोसिस के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि गर्भावस्था के दौरान अगर हम समय रहते ही सावधानियां ना बरतें तो हेपेटाइटिस किस प्रकार जानलेवा साबित हो सकता है।
साथ ही साथ हमने आपको ये भी जानकारी दी कि बारिश के मौसम में किस प्रकार हेपेटाइटिस होने का खतरा या यूं कहें संभावना किस हद तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कब हेपेटाइटिस जानलेवा हो जाता है और साथ ही साथ कुछ ऐसे कदम की भी आपको जानकारी देंगे जिससे हम हेपेटाइटिस मुक्त समाज की कल्पना को साकार कर पाएं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हमारी बातचीत का विषय है हेपेटाइटिस बीमारी। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन जहां बीमारियां हैं वहां बीमारियों से बचाव के तरीके हैं और वैक्सीन इसके लिए काफी कारगर कदम साबित हो सकता है। ठीक उसी तरह हेपेटाइटिस से बचने के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि और कौन कौन से कदम हम उठाएं कि हेपेटाइटिस को अपने से दूर भगा सके। तो आइए इसके बारे में हम आपको देते हैं कुछ खास जानकारियाँ। हेपेटाइटिस को लेकर लोगों में कई तरह के भ्रम की भी स्थिति दिखती है। ऐसे में अगर आपके आसपास भी किसी व्यक्ति को अगर सामान्य रूप से भी भूख कम लगने और पेशाब पीला होने की शिकायत हो तो तुरंत उनकी जांच करवाएं। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को लगता है कि अगर अचानक से भूख लगनी कम हो जाती है, बार बार उल्टी के लक्षण दिखते हैं, पेट में दर्द होता है, यूरिन का कलर येलो होता है, तब उनको अर्जेंटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और हेपेटाइटिस की जांच करानी चाहिए। हेपेटाइटिस में अगर स्थिति क्रोनिक तक पहुंचे तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कई मामलों में एक्यूट हेपेटाइटिस भी जानलेवा साबित हो जाता है, इसलिए शुरुआती स्तर में ही उपचार करवाना चाहिए। सामान्यतः एक्यूट हेपेटाइटिस जानलेवा साबित नहीं होता है, लेकिन 1 से 2% केसों में ये जानलेवा साबित हो सकता है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस से ग्रसित पेशेंट को बेहोशी के लक्षण आने लगते हैं या फिर शरीर पर लाल लाल दाने से आते हैं या पैरों में सूजन या पेट में सूजन होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में उसके जानलेवा होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस की समस्या ना हो इसके लिए कई तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके लिए समय के अंतराल पर टीकाकरण की सुविधा दी जाती है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन की सुविधा है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन 2 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में दिया जाता है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्कीम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण की सुविधा जन्म के साथ ही उपलब्ध है और सामान्यतः इसके 3 डोज होते हैं, जो कि 1 डोज और उसके 1 महीने के बाद दूसरी डोज और 6 महीने पर तीसरा डोज दिया जाता है। सामान्यतः बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई पेशेंट का जो एंटीबॉडी टाइटर है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, एंटीबॉडी टाइटर कम होते हैं, तब उसमें बूस्टर डोज दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हेपेटाइटिस के मूल कारण का अंत हो सके और टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित रहा जा सके। जो रिसेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम सरकार उठाई है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत के रूप में सरकार ने कदम उठाया है कि खुले में शौच न करें। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हेपेटाइटिस या किसी भी दूषित जल और खाने से जनित रोगों से बचाव के लिए। इसके अलावा जागरूकता, जन जागरण एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को बताएं कि क्या क्या कारण हैं, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जन्म के साथ हेपेटाइटिस बी के टीके बच्चों को लगवाएं, कंप्लीट डोज लगवाएं। इनसे हेपेटाइटिस बी की समस्या से भविष्य में छुटकारा पाया जा सकता है।
दोस्तों, अभी तक हमने आपको शरीर की आंतरिक समस्या और उसके निदान के बारे में जानकारी दी, लेकिन शरीर की आंतरिक समस्याओं के साथ साथ हमारा ख्याल इस बात पे भी रहता है कि आप ऊपरी तौर पे भी स्वस्थ, सुंदर और युवा बने रहें। और बात चूंकि जाड़े के मौसम में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जाड़े के इस मौसम में त्वचा में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। त्वचा का खुश्क होना, त्वचा में कई तरह के निशानों का आना एक आम समस्या है जिससे हर लोग जूझते हैं जाड़े के मौसम में। ऐसे में आप आयुर्वेद, जो कि हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसका सहारा लेकर इस जाड़े के मौसम में भी अपनी त्वचा की खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपके त्वचा के लिए रामबाण का काम करेंगी। तो आइए आपको हम जानकारी देते हैं कि कैसे आयुर्वेद से आप निखारे अपनी त्वचा को इस जाड़े के मौसम में भी। ठंड के मौसम में खास करके हमारे यहाँ उपटन का विधान है, हमारे शास्त्रों में है उपटन, तो उपटन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कि जब धूप उग जाए तो धूप में तेल मालिश करना चाहिए। सामान्यतः करू तेल से, सरसों तेल से आप कर सकते हैं, और जिनको गठिया वगैरह के मरीज हैं उनको महानारायण तेल से कराइए, या जो कृष व्यक्ति हैं यानी दुबले आदमी हैं उनको भी महानारायण तेल मालिश करवाइए, तो उनसे उनका बल काफ़ी बढ़ता है। दूसरी चीज़, इसमें अश्वगंध खाना चाहिए। अश्वगंध को दूध के साथ मिला के लीजिए। अश्वगंध का पाउडर भी आता है, पाउडर 1 चम्मच लेके दूध के साथ दीजिए। हल्दी का प्रयोग कीजिए, हल्दी को दूध में मिला के लीजिए, इससे आपके वर्ण काफ़ी अच्छे होंगे। इसमें इस ऋतु में पंचकर्म के पूर्व कर्म का उपयोग काफ़ी अच्छा होता है। पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आता है, तो स्नेहन कराना चाहिए यानी अभ्यंग, तेल मालिश, और स्वेदन एक सर्टेन बॉक्स होता है, उसमें हेड को छोड़ करके वाइटल ऑर्गन्स को बचाते हुए हम लोग हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो टॉलरेट कर सकता है आपका बॉडी, तो उसमें हीट करा करके और डिटॉक्सीफाई, जितना आपका रंध्र है, पोर्स है, उसको खोलते हैं हम लोग, उससे स्वीटिंग होता है, और स्वीटिंग होने के साथ साथ आपके शरीर में काफ़ी हल्कापन मालूम होगा, आपका वर्ण भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही अगरू, चंदन, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तेल बदन में उसका प्रयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए उसको। इससे काफ़ी आपका लावण्य काफ़ी यानी आपके स्किन की सुंदरता काफ़ी अच्छी हो जाएगी, निखार आएगा आपके त्वचा में। हेपेटाइटिस बीमारी एक खतरनाक गंभीर बीमारी, लेकिन समय रहते ही अगर थोड़ी सतर्कता, थोड़ी साफ सफाई, थोड़ी सूझबूझ के साथ हम इस बीमारी का सामना करें तो इस बीमारी को अपने से कोसों दूर भगा सकते हैं। आज की कड़ी में हमने आपको इसके बारे में ही ढेर सारी जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि शुरुआती स्तर से ही आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखें कि ये बीमारी आपके पास फटक नहीं ना पाए। आज की कड़ी में बस इतना ही, लेकिन आपके सवालों, आपके सुझावों का हमें रहता है हमेशा बेसब्री से इंतजार। तो अपने सवाल या फिर अपने सुझाव हम तक भेजने के लिए फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है etbhealthmantra@gmail.com। आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी और खास बीमारी और उसके उपचारों के साथ, लेकिन तब तक के लिए मैं तन्वी अपनी पूरी हेल्थ मंत्रा की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।